यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस चैप्टर में जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी वो फेल हो गई थी और नई थ्योरी आई थी आइंस्टाइन की, जो कि फोटोन के ऊपर बेस्ड थी। तो सबसे पहले ये क्यों फेल हुई, इस छोटे से वीडियो में मैं सिर्फ इतना डिस्कस करूंगा कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्यों फेल हो गई। ठीक है, तो जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है कि फेलियर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। अगर हम शुरू से देखें वेव ऑप्टिक्स को या ऑप्टिक्स को देखते हैं तो ऑप्टिक्स है इस लाइट की साइंस। तो जितनी भी फिनोमेना इस पूरे यूनिवर्स में लाइट से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लाइट से रिलेटेड फिनोमेना डिस्कस की जाती है। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स आई, सबसे पहले रे ऑप्टिक्स ने जन्म लिया। इस ऑप्टिक्स का कहना था कि लाइट travels along a straight line path and the straight line path on which the light travel is called ray. तो this is ray optics। और इसने, इस अंडरस्टैंडिंग ने, इस कंसेप्ट ने उस समय जितनी भी लाइट की फिनोमेना थी जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, स्काई का ब्लू दिखाई देना, मॉर्निंग इवनिंग में सन का रेड दिखाई देना वगैरह वगैरह, स्टार्टिंग ऑफ स्टार्स एसेट्रा, वो सब एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास कुछ ऐसा शक करने के लिए बचा ही नहीं था कि लाइट की नेचर रे नहीं है, क्योंकि जब कुछ भी नया डिस्कवर होता है तो सबसे पहले उसकी होती है टेस्टिंग, और जब वो टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो जब हमने फर्स्ट टाइम लाइट को समझना शुरू किया तो हमें सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि लाइट इज समथिंग विच ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, और स्ट्रेट लाइन को रे का नाम दिया गया, रे ऑप्टिक्स आ गई। और हमने जब इसको टेस्ट किया डिफरेंट फिनोमेना पे तो वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन भी हो गया, इसलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो रे ऑप्टिक्स आ गई। उसके बाद हमें तीन नई फिनोमेना पता चली, उनके नाम थे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये थ्री फिनोमेना थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और नंबर 3 और पोलराइजेशन। इन थ्री फिनोमेना को रे ऑप्टिक्स जब एक्सप्लेन करने की तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई, राइट। जैसे मान लो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में था टू कोहेरेंट सोर्सेस थे और सर्टेन कंडीशन अगर मीट होती है तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। पैटर्न कैसा होता है, पैटर्न में एक वाइट फ्रिंज और एक बिल्कुल डार्क फ्रिंज होती है। अब मान लीजिए दो सोर्स है, एक ये रहा और ये दो सोर्स है। मान लो ये 100 वॉट का सोर्स है, ये भी 100 वॉट का सोर्स है, तो टोटल लाइट की इंटेंसिटी हो गई 200 वॉट। तो जिस रूम में ये दोनों सोर्स है 200 वॉट के इक्वल इंटेंसिटी हर पॉइंट पे होनी चाहिए, बट हुआ इसके अलग। कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी 0 हो गई, बिल्कुल डार्क, और कहीं पर इंटेंसिटी 200 के अलावा 300, यानी जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा, और कहीं कहीं पर जितनी नहीं थी, जितनी होनी चाहिए थी उतनी भी नहीं थी, 0 हो गई थी। तो ये इंटेंसिटी क्यों 0 हो रही है, और जहां पे इंटेंसिटी 200 वॉट के इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी वहां पे उससे ज्यादा इंटेंसिटी क्यों मिल रही है, इसका एक्सप्लेनेशन रे ऑप्टिक्स के पास नहीं था। क्योंकि रे ऑप्टिक्स का तो कहना था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो दोनों सोर्स से लाइट ट्रेवल करेगी, और ट्रेवल करके बीच में क्या हुआ
नहीं पता, लेकिन जहां डार्क फिल्म ली थी वहां पे कंप्लीट डार्क, यानी कि वहां पे इंटेंसिटी ही नहीं थी। तो बीच में क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी गायब हो गई। इसका कोई भी आंसर रे ऑप्टिक्स के पास नहीं था। तो इन तीनों फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में ये फ्लॉप हो गई। फिर हमारे साइंटिस्टों ने दोबारा सोचा कि जरूर हम लोग कुछ छोड़ आए, दोबारा से इसको रिकंसीडर करते हैं। जब उन्होंने दोबारा से इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला लाइट की नेचर रे नहीं, ये तो वेव नेचर होती है। तो हमारा दूसरा जो आई थ्योरी आई वो वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स सीन में आ गए। तो वेव ऑप्टिक्स बेस थी किसके ऊपर? वेव के ऊपर बेस थी। तो वेव क्या है? एनर्जी का प्रोपेगेशन, इसको ही वेव कहते हैं। यानी एनर्जी का कंसेप्ट सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स ने लाइट के साथ ब्लेंड किया। तो अब ये मानना था कि लाइट एनर्जी की ही फॉर्म है, तो एनर्जी के मोशन को वेव कहते हैं। तो इसलिए वेव ऑप्टिक्स ने जन्म लिया और इसने इन तीनों फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। और इसने ना सिर्फ इन तीनों को, बल्कि जो रे ऑप्टिक्स ने एक्सप्लेन किए थे फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, ये सारे भी एक्सप्लेन कर दिए। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये ही अल्टीमेट हमारी फिजिक्स है। तो वेव ऑप्टिक्स को जगह मिल गई। अब कुछ सालों के बाद हमें एक नई फिनोमेना मिली, उसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये क्या था? ये देखा गया कि कुछ मेटेरियल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, मैंगनीज है, ये ऐसे मेटेरियल हैं जब इन पर लाइट फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं इसमें से। इस फिनोमेना को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो रेडिएशन, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर फॉल होती है, इन मटेरियल को कह रहे हैं फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव मटेरियल वो है जिसपे लाइट के फॉल होने से कुछ एक्टिविटी होती है। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर जब रेडिएशन सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल होता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। तो इसको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये क्यों हो रही है, वेव ऑप्टिक्स आई। वेव ऑप्टिक्स ने जो जो बताया वो सब गलत निकला, इसलिए इस फिनोमेना पर वेव ऑप्टिक्स भी फेल हो गई। मैं इसी पॉइंट पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि वेव ऑप्टिक्स ने क्या क्या बताया और कहां कहां ये फेल हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नाम की फिनोमेना को समझना होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? Whenever radiation of certain frequency falls onto some photosensitive material, then electrons come out from the surface of the material. This phenomena is known as photoelectric emission. तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे। Whenever radiation of certain frequency falls on some photosensitive material, then electrons come out of the material.
ठीक है, तो इस फिनोमेना को नाम दिया गया फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। क्योंकि सर्टेन फ्रीक्वेंसी इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है तो ये फिनोमेना नहीं होती। तो ये फिनोमेना हो उसके लिए जरूरी है कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल या उससे ज्यादा हो, और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है, यानी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है हमने मटेरियल कौन सा यूज किया है। ठीक है, तो ये फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो अब इसमें इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए वेव ऑप्टिक्स आई। वेव ऑप्टिक्स का मानना था कि लाइट वेव की फॉर्म में, वेव है एनर्जी का प्रोपेगेशन, तो एक वेव की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा एनर्जी कैरी कर रही है। इस लाइन को ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना भी है। ये कह रही है वेव ऑप्टिक्स के बारे में बता रहा हूं कि इंटेंसिटी ऑफ वेव is directly proportional to the square of the amplitude। वेव के इंटेंसिटी ऑफ वेव एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है, और एनर्जी कैरीड by wave is proportional to intensity। यानी कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। तो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, एक वेव है, ये वेव है, आप देख रहे हैं इस वेव का एम्पलीट्यूड ये है और एक वेव ये है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ए फॉर एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है ये अपने साथ ज्यादा एनर्जी ले जा रही है, क्योंकि वेव का नाम ही है एनर्जी का प्रोपेगेशन, एनर्जी का मूवमेंट, ये ही वेव कहलाती है। तो इंटेंसिटी और एनर्जी डायरेक्टली लिंक्ड थी वेव ऑप्टिक्स में, और शायद यही इसके इस फिनोमेना पे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पे फेल होने का कारण भी बने। ठीक है, तो ये वेव ऑप्टिक्स में आपको ये ध्यान रखना है इंटेंसिटी और एनर्जी डायरेक्टली लिंक्ड है। तो एक वेव की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी अपने साथ उतनी ज्यादा एनर्जी कैरी करेगी। अब यहां पे आप देखेंगे कि एक्सप्लेन करने के लिए वेव ऑप्टिक्स आई कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को हम एक्सप्लेन करेंगे वेव ऑप्टिक्स थ्रू। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन थ्रू वेव ऑप्टिक्स। इसका मतलब इट्स फेलियर डिस्कस कर रहे हैं, कहां फेल ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है, इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट था कि इसने बताया, वेव ऑप्टिक्स ने एक्सप्लेन किया कि ये फिनोमेना क्यों हो रही है। तो इसका कहना था कि whenever wave falls onto the surface of the material
then its energy spreads uniformly over the surface of the material, and electrons within the surface start collecting this energy. तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है एनर्जी इकट्ठा करने लगेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो बाहर निकल पाए, क्योंकि मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, और minimum energy required by the electrons to come out from the surface of the material is called work function. तो वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होना है. ठीक है, लिख देता हूं मैं. इलेक्ट्रॉन्स नीड energy called work function. To come out of the surface. Minimum energy. तो इलेक्ट्रॉन नीड्स एनर्जी, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं, टू कम आउट ऑफ सरफेस. तो मिनिमम एनर्जी required by electrons to come out of the surface of material is called work function. तो ये हम कह सकते हैं शॉर्टकट में, अगर ये सरफेस है और इस पे रेडिएशन फॉल हो रहा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर बाहर आना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी. तो इस वेव ऑप्टिक्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जब इस एनर्जी को कलेक्ट करेंगे उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा. तो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट मेक किया कि देयर शुड बी सम टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. बट एक्चुअली क्या देखा गया, इट वाज द इंस्टेंटेनियस इंसिडेंट, यानी जैसे ही रेडिएशन फॉल हुआ इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली बाहर आ गए. तो पहला बड़ा झटका वेव ऑप्टिक्स को यहां पे लगा. ठीक है, तो मैं एक बार आपको ये वाला पॉइंट दोबारा से समझाता हूं. तो उसने कहा ये है मेटेरियल की सरफेस. तो जैसे ही ये रेडिएशन फॉल हुआ तो इसकी जो एनर्जी आ रही है, बिकॉज ये क्या है, वेव अपने साथ क्या ला रही है, एनर्जी. और ये एनर्जी पहले इस सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसको कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और कलेक्ट करने में कुछ टाइम लग जाएगा, और जब इनके पास एनर्जी वर्क फंक्शन की इक्वल या उससे ज्यादा रहेगी तो बाहर आएंगे. तो देयर शुड बी सम टाइम लैग, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि एट द मोमेंट व्हेन द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस. इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ गए. तो यहां पे जो टाइम लैग वाला कंसेप्ट था वो गलत हो गया. ये वाला कंसेप्ट टाइम लैग का, टाइम लैग किसके बीच में, बिटवीन नंबर 1 इंसिडेंस of radiation and ejection of electrons. ठीक है,
तो जब फॉल हुआ T1, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए तो T2 टाइम। तो T1 और T2 डिफरेंट होने चाहिए, जबकि देखा गया तो सेम थे, जैसे ही इंसिडेंट हुआ रेडिएशन इमीडिएटली बाहर आ गए, तो टाइम लैग नहीं था। पहला फेलियर वाला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स ये मान के चलती है कि एनर्जी ऑफ द वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, आई के प्रोपोर्शनल है। तो इसने दूसरा स्टेटमेंट मेक किया कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन is good, then the emission or ejection of the electron will surely take place. How low may be the frequency? Meaning, ये जो रेडिएशन फॉल हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी भी कम हो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसकी इंटेंसिटी गुड होना चाहिए, क्योंकि वेव की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे, अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स। तो अगर इंटेंसिटी अच्छी है, गुड है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जरूर होगी, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जरूर होगा। बट यह हमें दूसरा झटका मिला, क्योंकि ये नोटिस किया गया अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फिनोमेना नहीं होती, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से कोई रोल नहीं था फ्रीक्वेंसी का, बट जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है और वो ही फैक्ट है, हम तो उसी पे फेल करेंगे। तो एक्चुअल फैक्ट इंडिकेट कर रहे हैं नहीं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is the minimum frequency of incident radiation is radiation at which photoelectric emission takes place। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको ही कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एमिशन नहीं होगा, और इक्वल या ज्यादा है तो होगा। तो ये दूसरा झटका था वेव ऑप्टिक्स के लिए। तो वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज गुड एनफ देन एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल श्योरली टेक प्लेस प्रोवाइडेड इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज गुड एनफ। क्योंकि इनका तो पूरा की पूरा मानना ही ये था कि एनर्जी जो आ रही है वेव की वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। तो अगर इंटेंसिटी अच्छी है तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी श्योरली होगा, जबकि ऐसा केस नहीं था। अगर इसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो ये फिनोमेना होती ही नहीं थी, और क्यों नहीं हो रही इसको भी वेव ऑप्टिक्स नहीं समझा पाई। तीसरा था जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी
of emitted photoelectrons. जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट जनरेट हुई उस करंट का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करती है? वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ द राइट, यानी प्रोपोर्शन होनी चाहिए थी किसके? इंटेंसिटी के। तो वेव ऑप्टिक्स का मानना था सिंस एनर्जी ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, सो more intensive wave means wave is bringing more energy। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर ज्यादा एनर्जी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन ये देखा गया कि इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। अब फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड कर रही है, इसका कुछ भी अता पता नहीं था हमारी वेव ऑप्टिक्स को। तो वेव ऑप्टिक्स इस फिनोमेना में क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कंप्लीटली फेल हो गई। इसलिए अब दोबारा ये थॉट प्रोसेस आ गया, अब क्या करें? जरूर कुछ ऐसा है जो अभी तक हमारे नजरों में नहीं आया है। तो उस समय आइंस्टाइन था इस दुनिया में, तो आइंस्टाइन ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड अपनी थ्योरी दी। क्योंकि उस समय क्या होता है, जब कोई नई चीज होती है, नई चीज डिस्कवर होती है, तो जर्नल्स होते हैं उसमें पब्लिश होती है। तो ऐसे ही प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी, उस थ्योरी को बेस बनाकर उसने अपनी थ्योरी दी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नाम की फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नाम की फिनोमेना, ये फिनोमेना आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को तो एक्सप्लेन करती है सक्सेसफुली, बट जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स की जो फिनोमेना थी जिसके एक्सप्लेन करने के लिए आई थी, यानी कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वहां पे ये थ्योरी फेल है, और वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे फेल है। तो ये माने जाने लगा कि लाइट समटाइम फोटोन जैसा बिहेव करती है और समटाइम वेव जैसा बिहेव करते हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस कायम था, दोनों का एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस है लाइट के साथ। तो किसी का भी एग्जिस्टेंस हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नई थ्योरी है आइंस्टाइन की, ये फोटोन के ऊपर बेस्ड है। जो मैं डिस्कस करूंगा फोटोन क्या है, फोटोन के ऊपर बेस्ड थी, और इसने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को तो एक्सप्लेन किया, बट वेव ऑप्टिक्स की जो फिनोमेना थी, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, उन पे फेल हो गई। तो और वो वेव ऑप्टिक्स वाली फिनोमेना उस वेव ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करती है, वो यहाँ फेल हो गई। तो एक थ्योरी दूसरी जगह फेल हो रही है, पहली वाली थ्योरी यहाँ पे फेल हो रही है, तो ये माने जाने लगा दोनों थ्योरी सही है अपनी अपनी जगह। तो लाइट समटाइम बिहेव लाइक वेव और समटाइम बिहेव लाइक ए पार्टिकल, क्योंकि फोटोन की जो नेचर होती है वो पार्टिकल नेचर होती है। क्यों होती है? पार्टिकल की वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, यानी यहां तक फिनिश हो गया पार्टिकल, जबकि लाइट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी एकदम से फिनिश नहीं होती कि यहां तक एनर्जी और इसके बाद एनर्जी नहीं है। तो वेल डिफाइंड उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, और बाउंड्री सिर्फ पार्टिकल्स की होती है, मैटर की होती है। तो मैटर नेचर ऑफ लाइट यहीं से आई। तो फोटोन एनर्जी का पैकेट होता है जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री है, तो फोटोन से पार्टिकल नेचर आई, और पार्टिकल हिस्सा है मैटर का, क्योंकि ये माना जाता था इनिशियली के पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो ही तरह के स्टफ है, या तो कोई चीज होगी एनर्जी या कोई चीज होगी मैटर। तो कुछ मैटर्स की कैटेगरी में आ गए, कुछ एनर्जी यानी रेडिएशन की कैटेगरी में आ गए, लेकिन इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इस फिनोमेना ने, क्योंकि यहां पे ये बिलीव किया जाने लगा कि लाइट दोनों नेचर शो कर रही है, कि लाइट की नेचर पार्टिकल वाली भी है, पार्टिकल यानी फोटोन वाली भी है, और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट की नेचर एनर्जी वाली भी है। तो लाइट डुअल नेचर शो कर रही है,
दोनों नेचर शो कर रही है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यहां से ये सेंटेंस आया है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसका मीनिंग मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। कि ड्यूअल मतलब दोनों नेचर, मैटर भी और रेडिएशन भी। आगे चल के ये विश्वास किया जाने लगा कि जब लाइट जो प्राइमरीली एनर्जी का हिस्सा थी, जब ये ड्यूअल नेचर शो कर सकती है, तो मैटर ड्यूअल नेचर शो क्यों नहीं कर सकता। इसका रीजन क्या था कि ये नेचर लव सिमेट्री, इस नेचर में हर फिनोमेना का रेसिप्रोकल फिनोमेना जरूर होता है। और जो साइंस के फिलोसोफर है वो मानते हैं ये पूरी यूनिवर्स को बैलेंस करने में हेल्पफुल है। जैसे ये सीसॉ है, अगर कुछ यहाँ पे होगा तो बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में भी होगा। तो इस नेचर को भी बैलेंस करने के लिए हमेशा हर जगह दो अपोजिट नेचर की फिनोमेना होती है। और आदि साइंस ही इसी फिनोमेना से डेवलप हुई है कि नेचर सिमेट्री। तो जब साइंटिस्टों ने ये सोचा कि जब लाइट जो कि प्राइमरीली एनर्जी का हिस्सा थी, वो एनर्जी यानी रेडिएशन एंड मैटर डुअल नेचर शो कर रही है, तो मैटर भी डुअल नेचर शो करना चाहिए। मैटर पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल तो है, मैटर मास होता है और मास पार्टिकल में होता है, तो मैटर वाला हिस्सा तो नेचुरली है। लेकिन डेविसन और जर्मन ने नाम के दो साइंटिस्टों ने स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन को, ध्यान है स्लो मूविंग में कह रहा हूं, इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर थॉमसन ने प्रूव की। तो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर डेविसन और जर्मन ने प्रूव की, और उन्होंने शो किया कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो वेव की नेचर मूव करता है। बाद में चला पार्टिकल जब मूव करते हैं, पार्टिकल पे चार्ज हो चाहे ना हो डजंट मैटर, बट अगर पार्टिकल मूव करेंगे तो वेव की फॉर्म में मूव करेंगे, और उस वेव की वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। और डी ब्रॉगली ने इसका फॉर्मूला भी दिया था, लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/mv। तो यहां से पार्टिकल की भी डुअल नेचर आ गई, एक तो वेव नेचर और पार्टिकल मास होता है, तो मैटर की नेचर भी आ गई। तो डुअल नेचर मैटर की भी हो गई और डुअल नेचर रेडिएशन की भी हो गई। तो इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इस हेडिंग में ही बहुत कुछ नॉलेज छुपी हुई है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि आइंस्टाइन की थ्योरी ने इनको एक्सप्लेन कैसे किया। आइंस्टाइन कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाए, जबकि वेव थ्योरी तो यहां पे पूरी फेल हो गई थी। तो सबसे पहले मैं फोटोन के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। फोटोन क्या है, बिकॉज फोटोन के ऊपर ये सारी थ्योरी बेस्ड है आइंस्टाइन की। फोटोन जो होते हैं, फोटोन एनर्जी पैकेट्स होते हैं। एक फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी पर। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, और प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे तो E इज इक्वल टू एच क्यू। एच है यहां पे प्लैंक कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे यू टर्न लिया इस थ्योरी ने, क्योंकि अभी तक वेव ऑप्टिक्स का मानना था एनर्जी लिंक्ड है इंटेंसिटी से, जबकि यहां पे एनर्जी किससे लिंक्ड है, फ्रीक्वेंसी से। तो ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन हो गया दोनों थ्योरी में। तो यहां पे फोटोन हो गया। तो आइंस्टाइन का ये मानना था कि जब भी रेडिएशन मूव करता है तो वो फोटोन की फॉर्म में मूव करता है। यानी मान लो ये रेडिएशन है, तो ये रेडिएशन क्या होगा, ये फोटोन की फॉर्म में मूव करेगा। यानी एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, हर पैकेट में इक्वल एनर्जी होती है। तो उसका मानना था कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस इज डिस्क्रीट, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी टूटी हुई है, और ये वजह थी फोटोन की।
तो फोटोन जो है, फोटोन एनर्जी के पैकेट्स है, उसमें प्योर एनर्जी होती है और कुछ नहीं होता। और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ये मानना था। और फोटोन जो मूव करते हैं वो लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। फोटॉन्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो फोटोन की स्पीड हो गई। उसके अलावा रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0। रेस्ट मास मतलब जब फोटोन रेस्ट में है, रुका हुआ है, तब उसमें कोई मास नहीं होता। आप कहिए ये तो एनर्जी का पैकेट्स है, तो मास कहां से आ गया? मास यहां से आ गया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग। E अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो अगर फोटोन में इतनी एनर्जी है, उसको c स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यानी उसमें इतना मास है। तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन के थ्रू है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इक्वेशन आया था और इसी के अकॉर्डिंग हम एनर्जी और मास को लिंक कर सकते हैं। तो जो फोटोन में एनर्जी है मतलब उसमें इतना मास है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैटेरियल पार्टिकल कहा गया। तो आइंस्टाइन का क्या मानना था? आइंस्टाइन ने सबसे पहला यू टर्न दिया कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस बट दिस इज डिस्क्रीट, और रेडिएशन फोटोन की फॉर्म में होता है और फोटोन है एनर्जी के पैकेट्स हैं। फोटोन एनर्जी के पैकेट्स हैं और एक फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। आपने विबग्योर देखा होगा, वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और रेड की सबसे कम होती है। तो रेड कलर के फोटोन की एनर्जी सबसे कम होगी और वायलेट कलर के फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जहां तक विजिबल रीजन का सवाल है, ठीक है। उसके अलावा इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, गामा रे, इसके फोटोन्स तो और ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। तो यहां पे फोटोन के बारे में आ गया, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको फोटोन को समझने में हेल्प करेगी। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी है फोटोन के ऊपर बेस्ड है, और ये थ्योरी भी पूरी की पूरी आइंस्टाइन की थ्योरी बेस्ड है प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो इसने आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी दी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। थ्योरी क्या थी कि जो रेडिएशन है इज नॉट कंटिन्यूअस, इज डिस्क्रीट, और रेडिएशन फोटोन की टेन है, ये एक के पीछे एक फोटोन है, टेन की फोटोन की टेन की फॉर्म में हो रहा है। तो रेडिएशन फोटोन की फॉर्म में होता है। फोटोन एनर्जी के पैकेट्स हैं जो वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड से मूव करते हैं, और एनर्जी फोटोन की डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। उसका ये इसकी थ्योरी थी। इस थ्योरी से उसने सारी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि उसने इन सब पॉइंट्स को कैसे डिस्कस किया, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ होंगे उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी तक के लिए दैट्स ऑल, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।